गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रेस्पेक्ट एंड अखंड समाज की। तो रेस्पेक्ट को हम पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में बेसिकली बात करेंगे हम अखंड समाज के बारे में। अखंड समाज क्या होता है? दैट इज़ नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो रेस्पेक्ट के बारे में आपको पहले बताया था मैंने कि जो रेस्पेक्ट का मीनिंग आता है वो आपके इंडिविजुअल से आता है, ठीक है ना। कि अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट चाहते हैं कि आपका सामने वाला रेस्पेक्ट करे तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को रेस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है। तो उसके अंदर भी बताया गया है जो बेसिक स्टेप होता है रेस्पेक्ट का, उसके अंदर क्या है? सबसे पहले क्या होता है? आप खुद होते हैं, ठीक है। अगर आपने ये रियलाइज़ कर लिया, अगर हम ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि हम जब अपने आप को रिस्पेक्ट दे पा रहे हैं और हमने ये भी रियलाइज़ करिए कि हम जो लोग हैं वो औरों से क्या है? डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो समझ जाइए कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। दूसरे भाषा में और दूसरे वर्ड्स में ये कहा जाएगा कि रेस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रॉपर इवेल्यूट करना, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं अफेक्शन की। तो अफेक्शन की जो फीलिंग होती है वो औरों से क्या होती है? रिलेट होती है, ठीक है। अफेक्शन कब आता है? जब मैं ये पहचान लेता हूँ कि मैं और सामने वाला इंसान वो हम दोनों क्या हैं? बहुत खुश हैं और हम क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम एक टाइम की बात करते हैं। मैं एक फील करता हूँ आई एम रिलेटेड टू अदर, दैट द अदर इज रिलेटेड ऑफ माइंड। दिस फीलिंग इज कॉल्ड अफेक्शन। इस फीलिंग को हम क्या बोलते हैं? अफेक्शन बोलते हैं। द फीलिंग ऑफ अफेक्शन कम्स ओनली इफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट आर ऑलरेडी एंश्योर्ड। तो जो अफेक्शन की फीलिंग है वो कब आती है? जब ट्रस्ट और रेस्पेक्ट होता है। वो क्या होता है? पहले से ही कन्फर्म कर लिया जाता है। बिना ट्रस्ट और बिना रेस्पेक्ट के, ठीक है, हमको सामने वाला हमको इतना ही बिना ट्रस्ट और बिना रेस्पेक्ट के हमको ऐसा लगता रहेगा कि सामने वाला हमको खुश नहीं कर पा रहा है और हम बहुत ज़्यादा क्या है? अनहैप्पी हैं। डज नॉट विश वेल फॉर अस एंड हेंस वी कैन नेवर फील अटेंशन अफेक्शन फॉर हिम एंड हर। वी ऑलवेज सी द अदर एज बीइंग इन अपोजिशन। तो हम ये सोच रहे हैं कि सामने वाला इंसान क्या हमेशा अपोजिशन के अंदर है। उसके बाद द फीलिंग ऑफ केयर की फीलिंग क्या होती है? तो केयर की फीलिंग के बारे में बताया गया है कि केयर की फीलिंग क्या होती है। केयर मतलब होता है नर्चर करना है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, आपके जो रिलेटिव्स हैं उसकी बॉडी को, ठीक है। दूसरी भाषा में क्या कह जाएगा कि केयर का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान अगर परेशान है, चिंता के अंदर है, उसके बारे में कंसर्न करने की होती है, केयर होती है, ठीक है। तो केयर का जो लेवल होता है एक्टिव कंसर्न होता है। और अगर सामने वाले इंसान को नेग्लिजिबल नहीं कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? वो केयर है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे देखते हैं इसके अंदर। टुवार्ड्स अवॉइडेंस ऑफ पॉसिबल डेंजर्स, मिस्टेक्स, पिटफॉल्स एंड रिस्क डिमांडेड ऑफ अ पार्टी एज ए ड्यूटी और लीगल ऑब्लिगेशन। अगर सामने वाले की हेल्प कर पा रहे हैं तो हमारा लीगल कर्तव्य है। जैसे आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल करते आ रहे हैं तो उनका एक क्या है? मोरल ड्यूटी है, और आप कह सकते हैं कि इनका लीगल ड्यूटी है कि आपकी वो क्या करें? केयर करें। वी अंडरस्टैंड अ ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ द सेल्फ एंड द बॉडी। हमको पता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है वो एग्जिस्टेंस होता है किस का? आई मतलब बॉडी। सेल्फ मतलब यहाँ पर आपको मन हो गया, आई हो गया, बॉडी मतलब आगे बॉडी ऑर्गन्स हो गए। द बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। जो बॉडी होती है वो तो आई के इशारे पर नाचती है। फिर लिखा होगी बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई। बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्चरिंग एंड प्रोटेक्टिंग द बॉडी ऑफ आर रिलेटिव्स। इन चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को समझते हुए हम क्या लेते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसकी? नर्चरिंग की और प्रोटेक्शन की। उसके बाद द फीलिंग ऑफ एंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड फीलिंग्स इन द ऑर्डर इज कॉल्ड गाइडेंस। अब गाइडेंस क्या होता है? गाइडेंस होता है कि पाथ प्रदर्शक होता है ना। एक गाइड कर दिया, गाइड ने क्या किया? आपको पाथ का रास्ता दिखा दिया। कि जैसे आप घूमने जाते हैं तो मान लो अगर पुराने एनिशिएंट प्लेसेस पे जाएंगे, मान लो आप फोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे गाइड दिखाई देते हैं। तो गाइड करते हैं, वो आपको पाथ दिखाते हैं कि यहाँ से यहाँ पे पहले ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ, तभी हम बोलते हैं गाइड कर लेते हैं, जिससे कि उनको पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। वैसे ही हमारी लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं, किसी पॉइंट पे ऐसे लोग आते हैं जो कि हमको एक प्रॉपर तरीके से गाइड कर देते हैं। We understand the need of self for right understanding and feeling. We also understand the other is similar to me in his or her faculty of natural of acceptance, desire of wanting continuous happiness and program of living in harmony at all the four levels. और 4 लेवल्स क्या क्या थे? सबसे पहले जो पहला लेवल है आप खुद का लेवल है सेल्फ का, उसके बाद का लेवल है वो है सोसाइटी का, उसके बाद का सेकंड लेवल है फैमिली का, उसके बाद का लेवल सोसाइटी का, और उसके बाद का लेवल किसका है? नेचर का। तो सामने वाला इंसान है वो भी हमसे बिल्कुल सिमिलर है, उसके डिज़ायर्स भी हैं, उसके थॉट्स भी हैं, उसके एक्सपेक्टेशन भी है। उसका ग्लोरी का मतलब क्या होता है? ग्लोरी का मतलब ये होता है कि अगर हमने किसी के लिए एफर्ट डाला है और उसके एक्सीलेंस को हमने क्या किया? उसके एक्सीलेंस को बढ़ावा दिया है, तो वो आपकी क्या है? ग्लोरी है, ठीक है। तो वो फीलिंग है ग्लोरी, इसको बोलते हैं महिमा। We find that there have been people in the history or even around us who are investing their time, energy and their belonging to achieve excellence। मतलब ये बताया गया है कि हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है हिस्ट्री के अंदर जो कि हमारे आसपास भी हैं, ठीक है, जो कि अपना टाइम उन्होंने अपना टाइम, अपने एनर्जी, उनके बिलोंगिंग्स को भी क्या किया है? एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। वही लिखा हुआ है इसके अंदर आगे, टू मेक देयर अदर्स एक्सीलेंट, दिस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ ग्लोरी फॉर देम। उसके बाद बात की है ग्रेटिट्यूड की। तो ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हो गया कि अगर आपने सामने वाले इंसान से हेल्प ली है तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सामने वाले इंसान को एक प्रॉपर थैंकफुल का रिगार्ड दें,
ठीक है ना। तो ग्रेटिट्यूड एक काइंड ऑफ इमोशन होता है जहाँ पर आप लोगों से उनकी हेल्प लेते हो, ठीक है, और आप पहचान भी पाते हो कि आप किस तरह से हेल्प ले पा रहे हो। तो ग्रेटिट्यूड इज एक्सपीरियंस इफ पीपल रिसीव द हेल्प दे रिसीव एज। तो यहाँ पर ग्रेटिट्यूड को एक्सपीरियंस के बारे में बताया गया है कि आप जो हेल्प ले पा रहे हो उसको प्रॉपर पहचान पा रहे हो और कैसे रिसीव कर पा रहे हो। उसके अंदर को अलग अलग 3 पार्ट डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वैल्यूएबल टू देम, मतलब कितना वो वैल्यू रखता है ग्रेटिट्यूड आपका सामने वाले के लिए। उसके बाद ये हो गया कि कॉस्टली टू देयर बेनिफैक्टर, कई बार क्या होता है कि आपको पैसे की हेल्प सी होती है तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हो गया, वो बेनिफिशियरी हो गया। थर्ड क्या हो गया, गिवन बाय द बेनिफैक्टर विद बेनिवोलेंट इंटेंशन, मतलब सामने वाला आपकी हेल्प कर रहा है, उसकी जो फीलिंग्स है, वो जो इंटेंशन है वो बिल्कुल क्या है, साफ है, बिल्कुल क्लीन है। बेनिवोलेंट मतलब यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल साफ, ठीक है ना, बिल्कुल क्लीन, या फिर आप बिल्कुल सादे इंटेंशन, जैसे कि बेनिवोलेंट इज यूज फॉर अ क्रिएचर दैट इज काउ। उसके बाद की यहाँ पे लव के बारे में बात की जा रही है कि लव क्या होता है। तो लव के बारे में बता दी कि लव क्या होता है, डीप अफेक्शन को क्या बोला जाता है, लव। अब वो जो लव हो, चाहे वो पेरेंट्स का अपने चाइल्ड के रिगार्डिंग हो, ठीक है, बच्चे का अपने फ्रेंड के रिगार्डिंग हो, भाई का अपने बहन के रिगार्डिंग हो, मदर का अपने फादर के रिगार्डिंग हो, पेरेंट और वाइफ का अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग हो। तो लव को अलग अलग स्टेट्स में डिफाइन किया गया। वो क्या है, देखो, द वर्ड लव कैन रिफर फॉर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स, स्टेट्स एंड एटीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम जेनरिक प्लेजर। जेनरिक प्लेजर मतलब बिल्कुल सामान्य सी खुशी, जैसे मान लो किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और आपको डोसा खाना है और आपको भूख लग रही है, डोसा आगे बहुत ही टेस्टी था तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो क्या है, सामान्य खुशी। उसका टू इंटेंस इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, उसका क्या होता है कि जैसे आपके घर वालों का आपके साथ होता है, जैसे आपकी अगर आप एक इंसान का, एक हस्बैंड का एक वाइफ के साथ होता है, ठीक है, तो लव को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। तो लव क्या है यहाँ पर, लव कैन ऑल्सो रिफर स्पेसिफिक टू द पैशनेट डिजायर एंड इंटीमेसी ऑफ रोमांटिक लव, ठीक है, टू द सेक्सुअल लव ऑफ इरोज। तो ग्रीक वर्ड्स के अंदर लव को सेक्सुअल लव ऑफ इरोज दे गया है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बिल्कुल फैमिली का इमोशनल क्लोजनेस होती है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। और प्लेटोनिक लव क्या होता है, प्लेटोनिक लव मतलब हो गया आदर्शवादी, जैसे आपकी जो आदर्शवादी, जैसे आपकी जो टीचर है वो क्या है, काफ़ी आपके लिए आदर्शवादी है, तो उनके लिए जो लव होगा वो किसको बोलेंगे, हम प्लेटोनिक लव बोलेंगे, ठीक है। फिर बताया गया कि दिस डाइवर्सिटी ऑफ यूजेस एंड मीनिंग्स कंबाइंड विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फीलिंग इन लव मेक लव अनयूजुअली डिफिकल्ट टू कंसिस्टेंटली डिफाइन इवन कंपेयर टू अदर इमोशनल स्टेट्स। मतलब इस लव को अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिचुएशन से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस फीलिंग ऑफ वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द कंप्लीट वैल्यू सिंस दिस इज द फीलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब ये जो फीलिंग है सभी इंसानों से रिलेट करती है, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बींग से स्टार्ट होती है, उसके बाद ये एक पर्टिकुलर इंसान से स्टार्ट होती है, फिर वो इंसान जो और उसके आसपास के जो इंसान है उसके अंदर एक्सपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है, अगर वो लव की फीलिंग प्रॉपर तरीके से एक्सपेंड हो पा रही है, जिसमें ट्रस्ट भी है, रिस्पेक्ट भी है, तो एक सोसाइटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अखंड समाज या फिर अनडिवाइडेड सोसाइटी। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपकी खुद से, फिर जाता है फैमिली के अंदर और धीरे धीरे एक्सपेंड होते कहाँ चल जाता है, ये वर्ल्ड फैमिली पहुँच जाता है। उसके बाद बताया गया इसके अंदर अनडिवाइडेड सोसाइटी, अखंड समाज। तो अखंड समाज क्या होता है, अखंड समाज के बारे में ये बताया गया कि वो सोसाइटी जहाँ पर क्या है, ग्रेजेस नहीं हो, जहाँ पर क्या है, दरारें नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में पहले बताया गया है फैमिली के बारे में। तो फैमिली के बारे में बताया गया जो फैमिली होती है वो एक सोर्स लेबोरेटरी ऑफ सोर्स होती है, मतलब यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, जितने भी ऑब्स्टेकल्स आती है, उसको क्या करती है फैमिली आपकी, रिमूव कर देती है, ठीक है ना। और इसमें क्या बताया गया है कि हमको चांस ही मिलता है किस चीज़ का, सामने वाले इंसान की हम हेल्प कर पाएँ, ठीक है, और उसमें जो गलत किया उसको सुधार पाएँ, ठीक है। तो वही यहाँ बताया गया कि अनडिवाइडेड सोसाइटी को 3 अलग अलग फॉर्म में कैसे है कि हम जो भी हमारा कल्चर है, जो सोसाइटी है, ठीक है ना, और जो एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम एक होलिस्टिक सोसाइटी को मैसेज दे सकते हैं। क्या क्या मैसेज है वो, एजुकेटिंग सोसाइटी थ्रू वर्कशॉप, सेमिनार एंड स्ट्रीट प्लेस। तो अगर हम कुछ वर्कशॉप करें, कुछ सेमिनार करें, कुछ स्ट्रीट प्लेस करें, उसके थ्रू से हम मतलब सामने वाली सोसाइटी को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी को एडुकेट कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग एनजीओ हो गया, बट एनजीओ भी इसके अंडर जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके अंडर काम करना चाहिए, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो एक्टिविटीज़ चलती है उनको अलग अलग कैटेगरी डिवाइड किया गया। सबसे पहले अपने आप को जानना, ठीक है, उसके बाद जानने के बाद उसको एक्सटेंड करना, और उसके बाद क्या हो गया, ह्यूमन कंडक्ट को आई कराना, ठीक है। उसके बाद क्या है, वैल्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मान लो आपके कॉलेजेस में हो गया, आपके प्राइमरी स्कूल में हो गया, आपके सेकेंडरी स्कूल के अंदर हो गया, तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को, वैल्यू एजुकेशन को प्रॉपर फॉलो करना और पहचानना। उसका क्या है, हेल्पिंग टू अप्लाई वैल्यू टू द रियल वर्ल्ड। तो इसमें क्या हो गया, मतलब एक बार आपने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, ठीक है, अपने आप को आपने क्या कर लिया, रिस्पेक्ट दे दी है, ठीक है, और एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जो कोर वैल्यूज थी वो सब कुछ अपने आप के अंदर आ गई है। उसके बाद धीरे धीरे आप उसको फैलाइए जहाँ पर भी आप रहते हैं, सराउंडिंग के अंदर उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसने ह्यूमन बीइंग को इतना इन्वॉल्व कर लिया है कि जो उसकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसकी जो मॉरल ड्यूटीज़ हैं, उसको बिल्कुल वो भूलता जा रहा है, ठीक है। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू
जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं कि आपके आसपास जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए, हमेशा एक पॉजिटिव एरिना क्रिएट कीजिए, जिससे कि क्या होगा, आप अगर पॉजिटिव एरिना क्रिएट करेंगे तो जो फीलिंग्स होंगी वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। अगर आप ट्रस्ट रखेंगे लोगों में, अफेक्शन रखेंगे, लव रखेंगे, तो क्या होगा, जो सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन टेक्नोलॉजीज़ के कंपेयर में जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एक पर्सन की लाइफ के अंदर। तो वही बताया गया इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।